नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा के बजट सत्र का आगाज हो गया है। आज राज्यपाल के अभिभाषण से इस बजट सत्र की शुरुआत हुई। लगभग 32 मिनट का अभिभाषण जो है वो राज्यपाल का रहा, जिसमें उन्होंने सरकार के कामकाज की रूपरेखा सबके सामने रखी। उसके बाद हाउसिंग बोर्ड के एचएसवीपी में विलय को लेकर सदन में नोकझोंक देखने को मिली। दूसरी ओर सरकार की ओर से जो बजट पेश होना है उससे पहले अभिभाषण में एक रूपरेखा, एक ब्लूप्रिंट रखा गया है, जिसे सरकार बता रही है कि इससे अंदाजा लगता है कि हमारी सरकार कैसा काम कर रही है। वहीं विपक्ष ने तंज कसते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नया नहीं था। राज्यपाल ने जो कुछ कहा है, जो सरकार ने उनको दिया कहने के लिए, उसमें सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी थी। कोई ऐसा मील का पत्थर, कोई योजना, उसकी झलक इस अभिभाषण में नहीं दिखी है। कुल मिलाकर बजट सत्र का आगाज हो गया है। आने वाले दिनों में बजट पेश होगा। लंबा बजट सत्र है, काफी चर्चा होनी है, लेकिन आज जैसी शुरुआत हुई है उसके बाद हल्की फुल्की नोकझोंक दिखी। सरकार पूरी तरह तैयार है, लेकिन अभिभाषण से क्या कुछ झलक दिखी उसको समझेंगे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं पक्ष विपक्ष के बीच क्या कुछ कहा गया, फिर आज की चर्चा शुरू करते हैं। हाउसिंग बोर्ड जो रिजॉल्व किया है, क्यों किया है, क्या कारण है, ये तो आना चाहिए थे। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए था कि भाई क्यों खत्म कर रहे हैं। व्हाट आर द फेलियर्स ऑफ हाउसिंग बोर्ड, जो कि हुड्डा से या शहरी प्राधिकरण उससे पहले कंसेप्ट बना था, इससे उससे पहले ये डेवलप हुआ। अब इतने साल के बाद एकदम ऑल ऑफ सडन क्या हुआ? क्या इसका मकसद ये है कि जो एचएसवीपी है उन्होंने जो लॉटरी से प्लॉट निकालने की स्कीम बंद कर दी। आम आदमी को प्लॉट नहीं मिलता, गरीब आदमी को नहीं मिल सकता, मिडिल क्लास को नहीं मिल सकता, सिर्फ प्रॉपर्टी डीलर लेंगे एक प्लॉट। इसका मकसद क्या है? ये मकसद साफ करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि इस प्रकार की बातें उठाई गई कि डिपार्टमेंट को बंद कर दिया, मैं बोर्ड को बोर्ड नहीं कहा है, ठीक चलिए, बोर्ड को भी इसको बंद कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, इसको मर्ज किया है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उसके अंदर मर्ज किया, ठीक है। और उद्देश्य तो सेम। चिंता जाहिर की है कि उनके स्टाफ का क्या होगा। हमने स्टाफ को भी ध्यान में रखा है और उसके जो और भी कार्य हैं उन कार्यों को भी ध्यान में इसके अंदर रखा है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी, हमने देखा कि जो हाउसिंग। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ गए जिनके साथ चर्चा करेंगे। यशपाल बत्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, राय सिंह गुर्जर कांग्रेस से, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। आप सभी का स्वागत है। यशपाल जी, सबसे पहले तो आज के शुरुआत में एक जो बातें राज्यपाल के अभिभाषण में थी, कांग्रेस ये कह रही है कि उसमें कुछ नया नहीं था, उसमें सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी की गई है, कोई विजन नजर नहीं आया। दूसरा, हाउसिंग बोर्ड का मर्जर या उसे खत्म किए जाने को लेकर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वजह तो बताए भाई, क्यों किया जा रहा है, क्या फेलियर था हाउसिंग बोर्ड का जिसके चलते ये कदम उठाना पड़ा। वरुण, सबसे पहले आपके माध्यम से सभी आपके दर्शकों को राम राम और मेरे साथी प्रवक्ताओं को भी राम राम। जो आज का बजट की एक शुरुआत हुई है वो हरियाणा के जनता के हितों के बजट की बात हो रही है। हरियाणा के जनता के हितों के लिए ये बजट पेश किया गया है, ना कि व्यक्तिगत किसी पार्टी या किसी व्यक्तिगत विशेष के लिए ये बजट की शुरुआत करी है। ये बजट प्रदेश के आम जनता का बजट है, प्रदेश के उन लोगों का बजट है जिनको जिस चीज की जरूरत है उन लोगों तक ये बजट पहुंचेगा। हरियाणा सरकार का जो संकल्प है, बीजेपी सरकार का जो संकल्प है, उसी को लेके, उस एजेंडे को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उसी के तहत ही काम कर रहे हैं। चाहे हम कृषि की बात करें, चाहे बुनियादी ढांचे की बात करें, रोजगार की बात करें, चाहे महिला शक्तिकरण की बात करें, शिक्षा क्षेत्र की बात करें, ऐसे सभी क्षेत्र के अंदर काम, इस बजट के अंदर काम करने के लिए सब में परिधान रखे गए हैं। तो ये जो बजट अब आज की जो शुरुआत हुई है, अब आप सबके सामने धीरे धीरे उस बजट का स्वरूप आएगा, उसके तहत क्या क्या काम किस तरीके से पूरे साल के अंदर होने हैं, तो आप सबके सामने आएंगे। और रही बात दूसरी, अभी एक विषय मैंने भी सुना, आप भी बोल रहे थे कि वो एचएसबी को क्यों ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ गई उसके अंदर। देखिए, ये एक
एक एक हरियाणा सरकार, जो सरकार चल रही है, जो सरकार चला रही है, जो जनता के लिए सरकार चल रही है, उनके अधिकार क्षेत्रों की बात है। अगर कई बार लगता है कि ये अगर मर्ज होके एक साथ काम करेंगे तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि स्वरूप दोनों का सेम सा है, काम का तरीका दोनों का सेम है। अगर हरियाणा गवर्नमेंट पे एक्सपेंस डबल पड़ रहा है तो क्यों ना मर्ज करके एक करके इस काम को एक अपना अंडरस्टैंडिंग से वो काम करें, जिससे कि लोगों को जो हमने एक जो संकल्प है कि छत देने की, मकान देने की, तो उनकी जो शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो उसके तहत ये सारे एजेंडे, सारी बातें होती हैं और हुई हैं। ठीक है, ओके। राय सिंह गुर्जर जी, राज्यपाल का अभिभाषण, 1,56,000 मकान जो है वो बनाकर दिए गए, किसानों को सब्सिडी दी जा रही है, इसके अलावा 7,000 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के हैं वो डाले गए हैं, पेंशन में वृद्धि की गई है, रेल ऑर्बिटर कॉरिडोर बनेगा, वो मील का पत्थर साबित होगा। तो विजन जो बताया गया उससे क्यों संतुष्ट नहीं है कांग्रेस? गोयल साहब, जिस प्रकार हमने और आपने माननीय राज्यपाल जी के भाषण को सुना, वो सभी बड़ी योजनाएं जमीनी स्तर पर धाराशायी हो चुकी हैं। केवल आंकड़ों की बाजीगरी का गुणगान केवल मात्र जनता के सामने भ्रमित करने का जो प्रयास किया गया है वो डपोसला है। अब इन्होंने अभिभाषण के बाद 6 संकल्प की बात कही है और आपका भी सवाल उन्हीं संकल्पों के साथ जुड़ा हुआ मिलता है। देखिए, बात कर रहे हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना में हमने इस प्रकार महिलाओं को सशक्त किया है। किस प्रकार सशक्त किया? 5,000 करोड़ रुपए पिछले बजट में दिए, 21 रुपए देने की बात की गई, 1,000 रुपए दिए, 1,100 रुपए को निवेश मानकर लपेट दिया, घुमा दिया, आज तक नहीं मिला। कहां पर योजना लटक रही है? किसान की आमदनी दुगने करने की बात माननीय प्रधानमंत्री से लेकर नायब सिंह सैनी कई बार कह चुके हैं। 2022 का आंकड़ा था, वहां पर कुछ नहीं हुआ। आज क्या है? आज किस प्रकार हम मान सकते हैं? अरे 2009 से लेकर 13-14 तक अगर कोई धान का मूल्य 4,000-5,000 रुपए तक प्रति क्विंटल बिका हो और 2026 में 25 रुपए बिका हो, तो मुझे कोई अर्थशास्त्री जो किसान को मानता है, जानता है, बता दे कि आमदन कहां पर दुगनी हुई है। बात करते हैं भावांतर की, भावांतर में अंतर इतना हो चुका है कि फसल का जो स्टेटस है वो खराब हो गया है। और बात कर रहे हैं 24 फसलों के एमएसपी की। अरे हरियाणा की 24 फसलों के नाम इन्हें नहीं पता है। किस प्रकार यूरिया डीएपी की बात की, यूरिया और डीएपी के पैकेट को गोयल साहब इन्होंने वजन में कम कर दिया, रेट में बढ़ा दिया गया है। अरे कौन सी आमदन की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हरियाणा के अंदर शिक्षा व्यवस्था को लेकर, ढांचे को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर एचपीएससी के चेयरमैन ने सवालिया निशान लगाकर चुनौती पैदा की है। आज तक हरियाणा के मेधावी छात्रों को वंचित रखा गया रोजगार से। 80% जो भर्ती है बाहर से की गई है। किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं हरियाणा के पेंशनधारी वर्ग के लिए कि किस प्रकार पेंशन हम बढ़ाएंगे, अनुदान देंगे। अरे चुनाव से पहले गोयल साहब इनके पन्नाधारी दिहाड़ी पर जाकर चुनाव से पहले लोगों से फार्म भराए, 16 लाख फार्म भरे गए। आज वो सभी आवेदनकर्ता परेशान है कि हम कहां जाएं, ना कोई मिलने वाला है, ना कोई समझने वाला है, किसी प्रकार की कोई विजन इनका दिखाई नहीं देता। और बात करते अर्थव्यवस्था की मजबूती की, हरियाणा जो है वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड में भी पहले 16 राज्यों में जो हरियाणा भारतवर्ष के जो राज्य है 18वें स्थान पर आ चुके हैं कर्ज लेने में, उसके भुगतान नहीं दे पा रहा है। लगातार प्रदेश में कर्जा बढ़ रहा है। अरे अर्थव्यवस्था बढ़ाने के 2 तरीके होते हैं, या तो कृषि का उत्पादन, कृषि को बढ़ाओ, वहां पर कमजोर खड़े हैं, या आप छोटे लघु उद्योगों को बढ़ाओ। अरे भारत सरकार के बजट में एनसीआर और दूसरे बड़े शहर जो हरियाणा के हैं उनसे छोटे उद्योग पलायन कर चुके हैं। रिकॉर्ड की बात है कि कहां की बात कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती इनकी बात। और ये बात करते मेरी फसल मेरा योजना मेरा बोझा। गोयल साहब 6,000 करोड़ रुपए इसी मेरी फसल मेरे ब्यौरे से 500 रुपए प्रति क्विंटल धान का घोटाला इन्होंने किया है। करनाल से लेकर तमाम राइस मिल इन्हीं सभी भाजपा के बड़े लोगों के पकड़े गए हैं। बात नहीं करते, बात करते हैं कि हम मकान देंगे, हम रोजगार देंगे। मकान, कौन सा मकान? गोयल साहब मकान की बात एक शब्द में खत्म करता हूं कि इन्होंने पूरे हरियाणा की प्रॉपर्टी डीलिंग का काम जो है नायब सिंह सरकार ने ठेका लिया हुआ है। इसीलिए हरियाणा का जो हुडा डिपार्टमेंट बंद किया जा रहा है और करनाल से लेकर तमाम पूरा जो जीटी रोड है गुड़गांव तक ये जमीनी ठेकेदार हैं, कोई इनका मकान दुकान की बात नहीं है। ये चोरों की सरकार है और ये अपने नागपुर यूनिवर्सिटी के प्रेरित लोग हैं जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी तक इनका ज्ञान बढ़ चुका है। ये हरियाणा को बर्बाद करने पर तुले हुए। ओंकार सिंह जी,
ये सत्र की शुरुआत हुई है जब ये बताया जा रहा है कि देश में सबसे ज़्यादा वृद्धावस्था पेंशन हरियाणा में दी जा रही है, गरीब बच्चों की शादी में 71,000 रुपये दिए जा रहे हैं, आंकड़ा दिया गया 1,56,000 मकान अब तक बनाकर दिए गए हैं और आगे की बात भी की गई है। इस अभिभाषण से क्या उम्मीद आपको दिखाई दे रही है? वरुण जी, मैंने बहुत बारीकी से अभिभाषण पढ़ा महामहिम महोदय का। जी देखिए, 15वीं विधानसभा का दूसरा सत्र, मैं तो सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि सत्ता पक्ष को इतनी सद्बुद्धि दे दे कि बजट में हमारे बच्चों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो, उद्योग की व्यवस्था हो। बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, मैं मानता हूँ हरियाणा सबसे ज्यादा पेंशन देने वाला राज्य है। पेंशन शुरू किसने की? हरियाणा शगुन योजना में सबसे ज्यादा देने वाला राज्य है। शगुन योजना शुरू किसने की थी? शुरू तो चौधरी देवीलाल जी ने, और तो किसी ने नहीं की। इन्होंने तो क्या किया? अगर इतिहास लिखा जाएगा तो चौधरी देवीलाल जी का नाम लिखा जाएगा पेंशन लगाने वालों में, और माननीय नायब सैनी जी का नाम लिखा जाएगा पेंशन काटने वालों में। ये तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने 3 फरवरी को जब घोषणा करी और 10 दिन के अंदर 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी इनको कि हमने काटी नहीं है। पहले तो बोले हमने किसी की पेंशन काटी नहीं है, फिर बोले हमने होल्ड कर ली है, फिर बोले 1,03,000 लोगों की मृत्यु हो गई है उनकी काटी है, फिर बोले 35,000 लोगों की पेंशन गलत बन गई है, उनकी आयु कम थी, गलत ले रहे थे, उनकी रोकी है। मतलब एक जुबान तो रही नहीं इनकी, कहीं रही है तो तुम बता दो। दूसरा, आज इधर तो अभिभाषण को हम देखते हैं, अभिभाषण को उन्होंने कहा कि मेरी सरकार की प्रतिबद्धता है सुशासन देने की। है आपकी क्या? प्रत्येक सरकार की प्रतिबद्धता है, लेकिन क्या आज सुशासन है? कोई एक विभाग बता दे, कोई एक विभाग हरियाणा का जहाँ करप्शन ना हो, जहाँ बिना भ्रष्टाचार के कोई काम हो रहा हो, जहाँ बिना सिफारिश के कोई काम हो रहा हो। नगर परिषद ले लो, तहसील ले लो, श्रम विभाग ले लो। श्रम विभाग का तो घोटाला इन्होंने अनिल विज ने खुद बताया, 1500 करोड़ का घोटाला हुआ। हर विभाग आज करप्शन के दायरे में है। कोई भी कर्मचारी या अधिकारी जनता की बात नहीं करता, तनख्वाह की तो बात करते नहीं। वो कहते हैं आए हो तो क्या लेके आए हो, जा रहे हो तो क्या देके जाओगे। आपने एक बात बहुत बढ़िया पूछी कि HSUP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और हाउसिंग बोर्ड को अगर विलय कर दिया गया तो दर्द क्यों? कोई दर्द नहीं आता। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, हम माइक्रो मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ तो नहीं। जब माइक्रो मैनेजमेंट की बात करते हैं तो विभाग अलग अलग इसीलिए किए थे। मेरे भाई ने बत्रा जी ने बोला दोनों विभाग का उद्देश्य एक है। कहाँ से एक उद्देश्य है? हाउसिंग बोर्ड का काम हाउसिंग बोर्ड को डेवलप करना, मकान बनाना है, और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का काम शहरी क्षेत्र में हुड्डा के प्लाट डेवलप करना है। दोनों का उद्देश्य एक है ही नहीं, दोनों के उद्देश्य अलग अलग है, दोनों की कार्य प्रणाली अलग अलग है। आप आज दोनों को एक इसलिए कर रहे हो क्योंकि जितनी कॉलोनियां कट रही है सारी मंत्रियों की, विधायकों की, सत्ता पक्ष की कट रही है। और आने वाले समय में देखना, इन्होंने इस डिपार्टमेंट को खत्म कर देना। इन्होंने कहना कि प्राइवेट लोग ही कॉलोनियां विकसित करेंगे। आज अगर गरीब आदमी को अगर प्लाट लेना हो वरुण जी, जो HSUP के प्लाट है उनका रेट तो है 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। जो प्राइवेट कॉलोनियां है, अप्रूव्ड कॉलोनियां, उनका रेट है 30,000 से लेकर 70,000 रुपए तक। एक आम व्यक्ति जो 2,000, 3,000, 4,000 रुपए का प्लाट लेना चाहता है वो कहाँ से लेगा? और इनका विजन तो देखिए, ये जनता को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। 1 सेकंड में बता दूंगा। 2014 में जब इन्होंने सरकार बनानी थी तो मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों मेरे को 5 वर्ष का समय दे दो, मैं 2022 तक प्रत्येक व्यक्ति को घर में नल में जल दूंगा। 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे। हुई है? जब नोटबंदी लागू करी तो मोदी जी ने कहा भाइयों बहनों मेरे को 50 दिन का समय दे दो, मेरा निर्णय गलत निकल जाए, मेरे मन में कोई खोट निकल जाए तो जिस चौक चुराए तो बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। आए क्या? उसके बाद 2019 की बात आई, इन्होंने फिर बोला हमें 5 वर्ष दे दीजिए, हम 5 वर्ष में देश का बहुत बढ़िया काम करेंगे। 2019 चला गया, 2024 आ गया, अब बात कर रहे हैं 2047 की। वरुण जी ध्यान से सुनना, 2047 की। आज जो बच्चा 30 वर्ष का है 2047 में 51 वर्ष का हो जाएगा। आज जिसको नौकरी की जरूरत है 2047 में विकसित भारत होगा तब तेरे को नौकरी देंगे। मतलब 51 साल में नौकरी देंगे ये लोग। बहुत अजीब बात है। बात तो ये चांद तक की करते हैं और पेट में रोटी नहीं है। मेरे को भूख आज लगी है, मैं अब खाना खाना चाहता हूँ, मेरे को आज रोजगार दीजिए। और मेरे एक बात कह के समाप्त करूंगा, मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि हरियाणा पर कैपिटा इनकम के मामले में 5वें नंबर पे आ जाए। ये नहीं बताया कि 6वें नंबर पे कर्ज लेने वालों में आ जाए। पर कैपिटा इनकम कहते कि हमारी कितनी होगी? 2.5 गुना होगी।
3,58,176 रुपए पर कैपिटा इनकम होगी। मतलब 29,898 रुपए एक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम होगी। और इसमें से अगर गुड़गांव और फरीदाबाद में बाहर निकाल दे, नीचे खोखलापन रह जाएगा। आज मैं सच्चाई बताना चाहता हूँ, हमारे अपने शहर की भी और दूसरे शहरों की। ठीक है ओमकार जी, बहन बेटियां महिलाएं, हमारी बहन बेटियां महिलाएं मात्र 6,000 रुपए महीने में, सवेरे 7 बजे जाती है, शाम को 7 बजे जाती है, 6,000 रुपए महीने में। इनको अच्छी नजर नहीं आती। यशपाल, ठीक है, ओके जी, जनता उतारेगी इनकी पट्टी। यशपाल बत्रा जी, भाई ये हाउसिंग बोर्ड मर्ज किया गया, सदन में गीता बुक्कल और दूसरे विधायकों ने, बीबी बत्रा, उन्होंने कहा कि भाई इसकी जानकारी दी जानी चाहिए थी और इस पर दोबारा सोचना चाहिए था। हालांकि सरकार कह रही है कि हम खत्म नहीं कर रहे हैं, सिर्फ विभाग को एक कर रहे हैं। तो क्या विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया ऐसा कोई फैसला लेने से पहले? वरुण, देश प्रदेश के हितों की अगर बात करते हैं तो हम जितने भी जनप्रतिनिधि चुन के आते हैं उन सबका अधिकार क्षेत्र है। उस अधिकार क्षेत्र के अंदर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो काम हो रहा है वो प्रदेश हित के लिए हो रहा है, जनता के हित के लिए हो रहा है। और जनप्रतिनिधि जनता हित के लिए काम करते हैं, जनता नहीं चुन के उनको भेजा होता है। और रही पक्ष या विपक्ष, अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री या सरकार जो बनती है, जनता ने जो सरकार बनाई है उनको एक सरकार बना के वहां भेजा है, वो डिसीजन लेने के लिए भेजा है जो जनता के हितों के लिए डिसीजन, जो जनता के फायदे का काम हो, जनता जिससे जनता को संतुष्टि होती हो, तो उन्हीं कामों के लिए वो जो एक सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री या उनकी पूरी टीम, जो विधायक हैं वो सब मिलके वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वो सारा अच्छा काम ही हो रहा है। अब विपक्ष हर बात के लिए छीटाकशी करे, विपक्ष राजनीति करने की कोशिश करे, विपक्ष ये कहे कि मुझसे पूछ के क्यों नहीं किया, जब आपके सामने वो स्वरूप रखा है, सारी बात हो रही है, तो आप उसको समझते क्यों नहीं? अगर दोनों को एक करके, उसको मर्ज करके एक कर दिया है, और सिर्फ इसलिए कि हाँ दोनों का जो काम करने का तरीका लगभग सेम सा है, दोनों एजेंसियों का जो काम करने का तरीका लगभग सेम सा है, और दोनों अगर मिलके एक जगह काम करेंगे तो लगता है बहुत अच्छा काम हो सकता है उन गरीब लोगों के लिए, जिनके लिए वो मकान बनाने की बात करें। चाहे अभी हमारे ओमकार जी एक बात कह रहे थे कि शहरों के अंदर प्लॉटों के रेट इतने हो गए हैं, प्लॉट के अंदर इतना रेट हो गए हैं। आपको 2014 से पहले का भी ध्यान होगा, 2005 से पहले के जो कार्यकाल थे उस समय भी आपको ध्यान होगा। उस समय जो हुड्डा हुआ करता था, हुड्डा के अंदर क्या तरीका था काम करने का कि उस समय इंटरव्यू बेसिस पे प्लॉट मिला करते थे। जो एमएलए एमपी होते थे उनके लिए अलॉटमेंट अलग हुआ करती, रिजर्व कैटेगरी हुआ करती। 12 वर्ष हो गए, 12 वर्ष आपकी सरकार ने क्या एक सेक्टर काटा? कोई कार्यकालों के अंदर 12 वर्ष में बता दीजिए आपका कोई एक सेक्टर कटा? आप सत्ता में 12 वर्ष हो, कोई एक होटल बोर्ड का मकान बनाया हो आपने, कोई एक हुड्डा का सेक्टर बनाया आपने? आपने सिर्फ प्राइवेट व्यवस्था को स्ट्रॉन्ग किया। जितने कॉलोनियां कट रही है सारी की सारी मंत्रियों की हुआ करती थी, वो सारी चीजें इस बीजेपी सरकार के अंदर सब कुछ खत्म करके किसी के हितों की नहीं, जो जनप्रतिनिधि है वो जनता द्वारा चुने गए हैं, जनता ने चुन के भेजा है, जनता के लिए काम करते हैं ना कि अपने लिए काम करते हैं। ये वो समय गया जब इन लोगों को प्लॉट मिला करते थे, इनको इंडस्ट्रियल प्लॉट मिला करते थे इंटरव्यू बेसिस पे। आज वो चीज हमारे जमाने में रुकिए भाई, आज नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि ये गलत है, लॉटरी सिस्टम अगर आप बंद कर देंगे तो आम आदमी कैसे फिर उसका सपना पूरा होगा, फिर तो सारा मामला प्रॉपर्टी डीलर के हाथ में चला जाएगा, ये आशंका उन्होंने जाहिर की। वरुण जी, दीनदयाल एक स्कीम के तहत हर सिटी के अंदर प्लॉट मिलते हैं, उन लोगों तक वो प्लॉट पहुंचते हैं जिन लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट है। अब बात रही लॉट ऑफ ड्रॉ की बात करते हैं कि लॉट ऑफ ड्रॉ की बात करते हैं, उससे पहले कैसे दिया जाता था, फिर लॉट ऑफ ड्रॉ शुरू हुआ। आज ई ऑक्शन के माध्यम से प्लॉट सेल किए जाते हैं। कहीं भी किसी भी क्षेत्र के अंदर इससे अच्छा तरीका नहीं मिल सकता। और रही गरीबों की बात या उससे गरीबी रेखा से नीचे के लोगों की बात करते हैं, उन लोगों के लिए प्लॉट की बात करते हैं, तो उनके लिए भी आपके सबके सामने है। जो रिजर्व कैटेगरी, चाहे किसी भी लाइसेंस कॉलोनी के अंदर, उनके अंदर ईडब्ल्यूएस के नाम से फ्लैट मिलते हैं, वो मात्र 1.5 लाख मिलते हैं। चाहे हम एक स्कीम है जिसके अंदर
जिनके अंदर फ्लैट बनते हैं, उनके अंदर भी वो मात्र 20 लाख में 2 बेडरूम, 3 बेडरूम 25 लाख में मिला करते हैं। तो वो सारी स्कीम भी इस गवर्नमेंट ने चलाई हुई है। अब किसी को लग्जरी चाहिए, किसी को उससे बड़ा चाहिए, हर कैटेगरी के अकॉर्डिंगली उस तरीके से इस सरकार के अंदर काम हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो संकल्प है कि गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाना, उसी संकल्प के तहत काम होता है, ना कि जो मुख्य धारा में है उनको और ऊपर बढ़ाना। गरीबी रेखा के अंदर है या गरीबी रेखा तो जो नीचे उनको मुख्य धारा के अंदर लाने का जो संकल्प बीजेपी सरकार का है, हम जी। राय सिंह गुर्जर जी, आप आशंका ज्यादा जाहिर कर रहे हैं। सरकार ने सोच कर ये फैसला लिया है और इसे जनहित में देखा जाना चाहिए, लेकिन आप लोग पहले ही आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। वरुण जी, शंका जाहिर करने का, अंदेशा जाहिर करने का सबसे साधारण एक तरीका आपके सामने भी है। जब आप देखोगे कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार जो है डीलर के रूप में काम कर रही है। सरकार ने सभी प्रकार के कार्य, योजनाएं और तमाम औद्योगिक व्यवस्था कुछ लोगों के चंद मित्रों के हाथ में देकर पूरे देश के साथ डील अमेरिका के साथ कर ली है। ये तो हरियाणा की बात है। अरे नायब सिंह सैनी भी तो उसी परिपाटी से निकले व्यक्ति हैं। जिस प्रकार आज देश में अमेरिकन डील से सरेंडर हो चुका है, वही डीलर हरियाणा में ही बैठे हैं। हमारा अंदेशा नहीं है, साफ सुथरी बात है कि क्यों उस व्यवस्था को भंग किया जा रहा है, क्यों कमजोर किया जा रहा है। अरे जब कोई व्यवस्था सरकार ने बढ़ाई है, इतिहास होता है सरकारों का लगातार अच्छी योजनाओं को लेने का, लेकिन ये लोग कौन है? ये प्रॉपर्टी डीलर है। पूरे हरियाणा के अंदर नायब सिंह सैनी के सरकार, यशपाल बत्रा जी, आप लोग प्रॉपर्टी डीलर है भाई। कार्यालय में लोग हैं, वो लोगों ने प्रॉपर्टी डीलिंग का अड्डा बना लिया हरियाणा को। चाहे गुरुग्राम हो, फरीदाबाद हो, पानीपत से लेकर पंचकूला तक हो, ये लोग इसी काम पर लगे हुए हैं। खनन माफिया और ये ठीक है, इनकी हालत ऐसी हो चुकी है। आप देखिए, हुड्डा को खत्म करके अपने प्रॉपर्टी डीलर है आप लोग भाई। आरोप सीधा सीधा सारे कब्जा लिया करते थे। इनके काम किस तरीके थे? अरे आपका जो काम है दुनिया देख रही है, हरियाणा को बेचने का जो आपका एजेंडा चला है, कांग्रेस उससे याद रखना। और किस प्रकार से का मामला है हरियाणा में और की बात आती है, उसको भी लूट दिया इन्होंने। इसको बचाने का काम भी सरकार ने किया है। ये लोग प्रॉपर्टी छोड़ो, ये प्रॉपर्टी डीलर की बात अरे औद्योगिक निगमों को भी एजेंडे के तहत इन लोगों ने लूट लिया है। पानी करोड़ों के घोटाले हुए हैं, उसका पर्दाफाश हो चुका है, फाइलें दबाई गई है। वहां के चहेते जो नागपुर कार्यालय में प्रेरित होकर मुख्यमंत्री ऑफिस में बैठे हैं, वो लोग सरेआम चोरी कर रहे हैं। इस बात का सब पता है कि लोग भागते हैं वहां से। रुकिए। हरियाणा के बजट सत्र पर चर्चा हो रही है। प्लीज, राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा है, हाउसिंग बोर्ड के मर्जर पर चर्चा है। ये विषय पता होना चाहिए। विषयांतर करने के लिए मत बैठिए आप लोग। विषय है हाउसिंग बोर्ड का मर्जर, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र, राज्यपाल का अभिभाषण। ओंकार जी। वरुण जी, मैंने सुना था जब राजा व्यापारी बन जाता है तो जनता भिखारी बन जाती है। आज परिस्थितियां देख ली, आज देश और प्रदेश में क्या हो रहा है? राजा व्यापारी है, जनता भिखारी है। मेरे भाई बड़े मेरे को इतना बता दें, 12 वर्ष से इनकी सरकार है, कोई हुड्डा का एक सेक्टर किसी भी शहर या गांव में इन्होंने काटा हो? गांव में तो कट ही नहीं सकता, शहरी विकास प्राधिकरण किसी हाउसिंग बोर्ड का एक मकान इन्होंने बनाया हो। जब इन्होंने एक सेक्टर नहीं काटा, एक मकान नहीं बनाया, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी इनको विभाग में मर्ज करने की? ये हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, बीजेपी के विधायक, ये प्रॉपर्टी डीलिंग, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करना चाहते हैं। आम आदमी कहाँ रहेगा? बस मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, कोई एक प्लाट बता दो जो आम आदमी को आपने पिछले 12 वर्ष में दिया हो। एक गरीब आदमी अपने जीवन भर की पूंजी में एक छत चाहता है। मोदी जी ने कहा था 2022 तक सबको मकान दे देंगे, और मकान में नलका भी लगा के देंगे और उसमें पानी भी आएगा। तो पानी भी नहीं आया, नलका भी नहीं लगा, मकान भी नहीं हुआ। बहुत अजीब बात है। आज परिस्थितियां बहुत अजीब है। मैं आज बजट के भाषण के ऊपर जरूर बात करूंगा। आज का बजट भाषण मैं चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए बजट। अभी तो बजट पेश नहीं हुआ, अभी तो भाषण नहीं आया कि बजट ऐसा हो जो हमारे युवाओं को आज रोजगार देने की बात करे।
हमारे युवाओं को आज कार्य दे। 2047 तक तो ना मैं रहूंगा वरुण जी, ना मेरे कई साथी रहेंगे, आप शायद जिंदा रहेंगे, मेरे भाई बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता तो रहेंगे, लेकिन मेरी उम्र 60 साल हो चुकी है। 2047 तक मैं तो जिंदा नहीं रहूंगा। तो किसने देखा 2047? नहीं भगवान करे आप शतायु हो, इसमें क्या मतलब ऐसा क्यों सोचना है? खैर वो एक अलग विषय है, उसमें नहीं वरुण जी, आज की बात करो। आज हम अपने बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं, आप बात 2047 की कर रहे हैं। जब हम 2040 के पास पहुंचेंगे तो 2060 की बात करेंगे, 2060 तक पहुंचेंगे ये 2147 की बात करेंगे। ये वो पार्टी है जो गलती से सत्ता पर काबिज होगी, लेकिन ये जनता का ऐसा तेल निकाल रहे हैं, ऐसा तेल निकाल रहे हैं कि जनता मजबूर होगी सोचने से। देखिए आज की समस्या पर बात नहीं कर रहे, आज हमारी पेंशन की समस्या, ओंकार जी, ये तो जेनरिक बात हो गई ना। आप भी मान रहे हैं कि सबसे ज्यादा पेंशन यहाँ पर है, आप भी मान रहे हैं कि यहाँ बच्चियों के विवाह में, गरीब बच्चों के विवाह में सबसे ज्यादा जो अनुदान है वो मिल रहा है। जो परसेंटेज है वो हरियाणा की पॉपुलेशन का 11 से 12% लोग हैं जो पेंशन ले रहे हैं। तो फिर ये तो आपने भी माना कि ये मिल रहा है, तो फिर क्या हम जेनरिक सी बात कर रहे हैं या फिर वाकई सरकार कुछ कर रही है? वरुण जी, ये पेंशन शुरू सरकार ने हमने 100 से 300 कर दी, 3 गुण। कांग्रेस ने 300 से 700 करी, फिर जाते हुए 1000 कर दी। इन्होंने 3000 कर दी। कौन सा इन्होंने 30 मार दिया? 3 गुना ही करी ना। 2-3 गुण हमने 5 साल में 3 गुना करे थे, इन्होंने 12 साल में 3 गुना करे। आप सोचिए तो सही। फिर ये कहते हैं कि हम 20 लाख को बुजुर्गों को दे रहे हैं। भाई जितनों की उम्र है 60 वर्ष उन्हीं को तो दे रहे हो, तो उम्र कम कर दिया आपने, 55 साल कर दी। अगर आपने गलत लगाई तो आपने लगाई, आपके नेताओं ने लगाई, हमने नहीं लगाई। 12 वर्ष से आपकी सरकार है। अगर 37,000 व्यक्ति गलत पेंशन ले रहे हैं तो वो व्यक्ति की पेंशन लगाई किसने? जिसने लगाई, जिस नेता ने, जिस अधिकारी ने लगाई, फांसी की सजा दे दो उसको, लेकिन बुजुर्गों को परेशान ना करो। ठीक है यशपाल जी। देखिए, ओंकार जी ने बड़े अच्छे शब्दों में अपनी पार्टी के बारे में बताया कि 100 रुपए शुरुआत करी थी, हमने 300 कर दी, उन्होंने 700 कर दी, जाते जाते 1000 कर दी, हम लोगों ने अब 3200 कर दी। और कई विषयों पे तो ये माने हैं कि प्रदेश के अंदर बड़ा अच्छा काम हो रहा है, जनता बड़ी खुश है। इनके विचारों से भी लग रहा है, एक्चुअल में है भी ऐसा ही। इसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने कम से कम माना तो सही, जनता के लिए काम हो रहा है। और अब 3200 पेंशन भी होगी। और रही दूसरी बात है, आपके कार्यकाल की बात भी कर लेते हैं शुरुआत। अब आपके कार्यकाल की बात शुरू कर लेते हैं, वो भी सुन लो। तो पेंशन के अलावा भी जो आपके काम थे वो उस समय की जनता ने आपको बोला, इसलिए कभी नहीं चुना। आपको सुनने के कार्यकाल के बाद जनता ने इसलिए नहीं चुना, जनता को पता था ये 100 रुपए की पेंशन तो इन्होंने शुरू कर दी, लेकिन जनता के जो निवाले खींचे जा रहे हैं, जो जनता के आंखों के कब्जे किए जा रहे हैं, जो गुंडा टैक्स लगता था उस समय के अंदर, वो भी आपको याद होना चाहिए। इस बीजेपी सरकार के अंदर 12 साल के अंदर पेंशन तो हुई है, लेकिन भ्रष्टाचार पे लगाम लगाने की पूरी कोशिश की गई है। आम जनता के लिए काम करने की कोशिश की है। चाहे वो किसी भी क्षेत्र की हम बात करें, उस क्षेत्र के अंदर काम करने की, चलिए ठीक है, ओके। ये जनता की पार्टी है, जनता के हितों की पार्टी, जनता की। राय सिंह गुर्जर जी, नोक-झोंक के बीच मुझे लग रहा है कि सत्र तो चलेगा ही, और सरकार भी कह रही है कि हम हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप लोग भी सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं। तो मान लें कि शुरुआत ठीक हो गई है आज। देखिए गोयल साहब, शुरुआत हमेशा जनभावना के साथ मुद्दों पर होती है। जिस प्रकार अभिभाषण में आपने तमाम मुद्दे देखे, हमने उन सब का जिक्र आपके अभी इस संवाद प्रक्रिया में किया है। कुछ बातें अभी जैसे ये कह रहे हैं कि मनरेगा, भारतीय सरकार ने, शासन ने एक व्यवस्था को बनाकर मजबूत किया है। क्या हरियाणा सरकार ने मनरेगा के लिए अलग से कोई बजट का प्रावधान रखा है? नहीं, वो 2 मार्च को कुछ नहीं किया है। 2 मार्च को, उसकी बात 2 मार्च को। आज कैसे कर लेंगे? हम अभिभाषण की बात कर रहे हैं, हम अभिभाषण की बात कर रहे हैं। कोई संकल्प नहीं दिया ना, संकल्प में उसको दर्शाया नहीं गया, बताया नहीं गया ना। संकल्प बहुत लिए इन्होंने, एक संकल्प वहां भी ले लेते। दूसरी बात, श्रमिक की बात करी, श्रमिक सम्मान की बड़ी बड़ी बातें इन्होंने की है। अरे खुद मुख्यमंत्री जी विभाग के उस समय मंत्री थे अनिल विज जी ने जो एजेंडा उठाया घोटाले का, 1500 करोड़ रुपए का, फाइलें बंद कर दी गई है गोयल साहब, उस पर चर्चा नहीं हो सकती। ये व्यवस्था है भ्रष्टाचार की। जो ये भ्रष्टाचार करते हैं, फाइलें दबा देते हैं, चर्चा नहीं करते, दूसरी बातें करते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग के अंदर हरियाणा के अंदर इनके सभी पन्ना प्रमुख से लेकर बड़े बड़े पदाधिकारी तक इसी काम पर लगे हुए हैं। बात
अब उसको नया तरीका बनाया कि हम हाउसिंग बोर्ड को कमजोर नहीं कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था बदल रहे हैं। इनका ये आंकड़ों का फर्जीवाड़ा है, जो अपनी सुविधा के अनुसार ये व्यवस्था में किस प्रकार भ्रष्टाचार इनके लोग कर सके उसकी व्यवस्था बनाते। चलिए, और रही बात हर मुद्दे को लेकर, देखिए कांग्रेस संजीदगी से तमाम मुद्दों पर हमने मंथन चिंतन किया है। हमारे विधायक दल के नेता और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने कल ही मीटिंग में कहा था कि हम तमाम मुद्दों को लेकर सदन में सजग रहेंगे और सदन के बाहर भी विधानसभा का घेराव भी होगा, वो संवैधानिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा। जितने लंबा किसी चौड़ा भी सत्र प्रकार है, की आज जनता की शुरुआत हो भावनाओं गई को है, लेकर एक झलक तो दिखी है और जाहिर सी बात है सरकार कहेगी अच्छा है, विपक्ष कहेगा उसमें कमियां हैं। 2 मार्च को बजट आएगा, तब देखते हैं कैसे रिएक्शन होंगे। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।